नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी और चाहे साइंस, इन सब के लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हिस्ट्री के अब तक 7 वीडियोस आ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी साथ में कवर किया हुआ है। और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो गए उसके। वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसी कड़ी में आज जो है हम इंडियन पॉलिटी का ये वीडियो लेके आए हैं। 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचेगी। वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएँ। आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो सही आंसर क्या है इसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773। क्या था रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक बार समझते हैं। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट और उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार एक एक्ट पास किया था, और वही था रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 में इसको पास किया गया था। अगर इसके फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो उस टाइम पर बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के बाद वो गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के अंडर 2 दूसरी जो प्रेसिडेंसीज थी, एक मद्रास और दूसरी बम्बई, इन दोनों को सबॉर्डिनेट बना दिया गया बंगाल का। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या था कि जो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए बंगाल के, वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा आते हैं। हो सकता है पीसीएस वाले में ना आए वहाँ, लेकिन कुछ आपको टेबल बना के दे सकते हैं जिसमें मैच करवाना होता है, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। अब एक तो ये गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के। दूसरी बात क्या थी कि इसमें एक 4 सदस्यों की 4 मेंबर्स की एक काउंसिल भी बनाई गई थी, जो हेल्प करती थी किसको? गवर्नर जनरल, जो कि उस टाइम पर जो पहले थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद क्या था कि कलकत्ता में 1774 में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, उच्चतम न्यायालय। अब उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि जो उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश थे कलकत्ता के, वो कौन थे। इसके बाद इसमें एक और प्रावधान का था कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी भी इंडियन से, किसी भी भारतीय से वो गिफ्ट लेंगे, और किसी भी तरीके की वो रिश्वत भी नहीं लेंगे। तो ये सारे प्रावधान इसके अंदर रखे गए थे। ये सारे प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, और इनका मेन जो रीज़न था इनको रखने का वो यही था कि कंपनी जो है वो निरंकुश ना रहे, मतलब उस पर किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अंकुश रखना चाहती थी, और इसी को वो इसीलिए लेके आई थी इस एक्ट को। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? तो इसका सही आंसर क्या है? पहली अनुसूची। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो था ये पहले एक स्टेट था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया? यूटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया। वही चीज़ है कि अगर ऐसा करा जाएगा तो कौन सी अनुसूची के अंदर संशोधन करना पड़ेगा? तो वो आंसर क्या होगा हमारा? प्रथम अनुसूची या फिर पहली अनुसूची। अब समझते हैं कितनी अनुसूचियां हैं, कितना क्या है इसके बारे में। दोस्तों, बात करते हैं शेड्यूल्स या फिर अनुसूचियों की। तो टोटल जो है ये 12 हैं। पहली अनुसूची में दिया हुआ है जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में, और इसी में एक 69th अमेंडमेंट है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 69th अमेंडमेंट के द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद बात करें सेकंड शेड्यूल या फिर द्वितीय अनुसूची की, तो इसके अंदर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए,
और चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो गए और ये सब लोग, तो इनकी जो सैलरीज होंगी और जो अलाउंसेस होंगे उस सब के बारे में दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो इसमें ओथ के बारे में दिया हुआ है, मतलब शपथ ग्रहण कैसे करवाई जाएगी, कौन करवाएगा, ये सारी बातें जो है थर्ड शेड्यूल में दी हुई हैं। इसके बाद बात करें फोर्थ शेड्यूल की, तो फोर्थ शेड्यूल में ये है कि जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, उसमें जो स्टेट हैं उनकी कितनी सीटें रहेंगी, किस स्टेट की और किस यूटी की कितनी सीट्स रहेंगी, तो उसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद जब हम पाँचवें शेड्यूल की बात करते हैं तो इसमें प्रोविज़न किसके बारे में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कंट्रोल है शेड्यूल्ड एरिया का और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया जो है उनका, मतलब कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जाति वाले हैं और अनुसूचित जनजाति वाले हैं, वहाँ पे प्रशासन किस तरीके से काम करेगा, क्या रहेगा, तो वो सारे प्रोविजंस उसके अंदर दिए हुए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, उन राज्यों में जनजाति क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया हुआ है, मतलब कौन रूल बना सकता है, कौन कानून बना सकता है, उसके बारे में है। सो इसमें तीन सूचियाँ आती हैं, इसमें संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है और संवर्ती सूची आती है। जब हम बात करते हैं संघ सूची की तो मतलब हो गया ऐसे सब्जेक्ट जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अभी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 100 हैं, और वहीं अगर हम राज्य सूची की बात करें तो ये इसमें वो सब्जेक्ट हैं जिन पर राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद तीसरी है संवर्ती सूची, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जो हैं कानून बना सकती हैं, ऐसे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट सेम होगा तो केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वही कानून जो है लागू किया जाएगा। सो ये था सातवीं अनुसूची के बारे में। वहीं बात करें आठवीं अनुसूची की, तो आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रावधान उसके अंदर रखे गए हैं कि जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद बात करें नवीं अनुसूची की, तो नवीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इससे पहले ऐसा था कि इसके अंदर प्रावधान है, जो कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 2007 के बाद ये चीज़ बदल दी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें एक डेट थी 24 अप्रैल 1975 की कि इसके बाद जो भी कानून इस अनुसूची में जोड़े गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद बात करें 10वीं अनुसूची की, तो दल बदल मतलब एक नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है सपोर्ट करके गवर्नमेंट बनवाने वाली जो कहानी है दल बदल की, तो दल बदल का जो उसके बारे में जो प्रावधान है वो रखे गए हैं आपका 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें बात होती है पंचायती राज के बारे में, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में, और 12वीं अनुसूची में म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में दिया हुआ है। सो इसको याद करने का थोड़ा सा इजी तरीका आपको बता देता हूँ मैं कि अगर आप 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो दा से 10 होता है और दा से ही हमारा दल बदल होता है। सो यहाँ से आपको याद रहेगा कि 10वीं अनुसूची में क्या क्या है कि दल बदल से रिलेटेड है। वहीं 11वीं और 12वीं की बात करें तो इसको आप पीएम से याद रखिएगा, पी से पंचायती राज और एम से म्यूनिसिपैलिटी। तो ये आपको याद रहेगा क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि म्यूनिसिपैलिटी 11 में है या वो 12 में है, ठीक है। तो पीएम से याद रखेंगे तो ये चीज़ याद रहेगी। 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संवर्ती सूची हिंदी में इसको बोलते हैं, तो 7 से 7 है और 7 से ही हमारा संवर्ती सूची। 8वीं भाषाओं की है, 9वीं को तो आप छोड़ ही दीजिए, ये तो आता नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा 5वीं और 6ठी की बात करें तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब जो एरिया हैं शेड्यूल उसके, तो ट्राइबल एरिया उसके बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। वहीं 4थी अनुसूची ये राज्यसभा के लिए है। और दूसरी और तीसरी की बात करें तो दूसरी में सैलरीज़ के बारे में है और तीसरी में जो शपथ दिलाई जाएगी उसके बारे में है। सो ये सब कुछ था इन अनुसूचियों के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब यहाँ पे आपको 2 टेबल दी हुई हैं, इसके अंदर आपको मैच करवाना है कि कौन सा ठीक है। अब पहला जो है कि अनुच्छेद 323A ये कौन से उससे रिलेटेड है? क्या ये निर्वाचन से रिलेटेड है, प्रशासनिक अधिकरण से, लोक सेवा आयोगों से, या फिर लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से? ऐसे ही अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है, 330 किससे रिलेटेड है और 320 किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर क्या है हमारा
कि जो अनुच्छेद 323 ए है ये हमारा प्रशासनिक अधिकरण से रिलेटेड है। वहीं अनुच्छेद 324 की बात करें तो ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 330 की बात करें तो ये हमारा लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उनके आरक्षण के लिए है, ठीक है। और वहीं हम बात करें आर्टिकल 320 की तो ये हमारा लोक सेवा आयोगों के जो कार्य हैं उससे रिलेटेड है ये, कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब ये क्रम आपको बताने हैं इन वर्ड्स के कि जो प्रीएम्बल या प्रस्तावना में दिए हुए हैं किस क्रम में ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, सार्वभौम सत्ता संबंध सबसे पहले है, इसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी और फिर गणतंत्र। सो आइए जरा एक बार देखते हैं प्रस्तावना। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ओरिजिनल जो प्रस्तावना है उसका ये एक इमेज है। सो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। सो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी होंगी, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला ये कि संविधान को कब अंगीकृत करा गया, इसको कब अडॉप्ट किया गया, तो वो तारीख क्या है 26 नवंबर 1949। अब इसमें यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात हुई है यहाँ पर, तो यहाँ 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात हुई है, एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। वहीं स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये 5 तरीके की स्वतंत्रता प्रीएम्बल में आपको दी हुई हैं। समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। और अब बात करते हैं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा था कि वर्ड्स किस तरीके से हैं, तो उनका जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और फिर गणराज्य। तो ये इनका सीक्वेंस है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा इसको डेकोरेट किया हुआ है, और संविधान का जो ओरिजिनल कॉपी है उसके अंदर हर पेज इसी तरीके से डेकोरेटेड किया हुआ है। और इनको करा किसने था, ये करा था राम मनोहर सिन्हा ने, ये जबलपुर के थे। सो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही उम्दा इन्होंने ये डेकोरेशन किया हुआ है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और है जो हमको याद रखना पड़ेगा कि जब हमारा जो ओरिजिनल प्रीएम्बल था उसके अंदर सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये 3 वर्ड्स थे, लेकिन 1976 में ये ईयर भी याद रखना है और अमेंडमेंट भी याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके बाद इसमें कुछ वर्ड जोड़े गए जैसे कि सोशलिस्ट और सेकुलर। तो उसके बाद अब जो पूरा बन के आया वो क्या आया हमारा कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि अमेंडमेंट कौन सा हुआ था 42nd, और ये कौन सी डेट का हुआ था 1976। इसको याद रखने का भी एक इजी तरीका क्या है, ये जब आप देखते हैं 42nd तो 4 और 2 को अगर आप जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 6, तो जो ऑप्शन होगा उसमें 1976 है या नहीं, तो ये आप वहाँ से देख के आप चेक कर सकते हैं। सो ये छोटी सी ट्रिक भी कहिए या फिर आप समझने का तरीका कहिए। सो ये थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत अर्धसत्तात्मक राज्य है, हेरोल्ड लास्की ने, आइवर जेनिंग्स ने, लॉर्ड ब्राइस ने या फिर के.सी. वेयर ने। तो सही आंसर क्या है इसका, के.सी. वेयर। इन्होंने बोला था कि भारत जो है अर्धसत्तात्मक राज्य है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा लीक से हटके है। सो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं पहला अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, अनुच्छेद 17 से 20 तक या फिर अनुच्छेद 18 से 21 तक। तो इसका सही आंसर क्या है, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में या फिर प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी अगर हम बात करें तो ये संविधान का जो चौथा भाग है, जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, उसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया हुआ है। अब ये कहाँ से लिया गया था, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, इसको याद रखिएगा। और आयरलैंड के संविधान में इसे जो लिया गया था वो स्पेन के संविधान से लिया गया था, इस चीज़ को भी ज़रूर याद रखिएगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है, और इस वाले पॉइंट को भी याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसने ऐसा बोला है। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है। और आयरलैंड ने कहाँ से इसको अडॉप्ट किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। और एक इसके साथ में फैक्ट और है जो याद रखिएगा ज़रूर, ये है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। सो क्वेश्चन ये आ सकता है कि संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो वो कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सो इसको याद रखिएगा। सो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो सही आंसर क्या है इसका, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। आइए अब देखते हैं क्या क्या पावर्स हैं प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के पास क्या क्या पावर्स हैं मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। तो सबसे पहली पावर क्या है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मंत्री बनाता है। ठीक है, जब तक प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं देंगे तब तक किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब किस मंत्री को क्या मंत्रालय देना है ये भी प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं, उसमें जो फेरबदल करना है वो भी प्रधानमंत्री के हाथ में ही पावर है, वही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या फिर राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी प्रधानमंत्री ही देते हैं। और एक और पॉइंट क्या है कि अगर मंत्रिपरिषद की कोई बैठक है तो उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करेंगे। और मंत्रियों को जो भी मतलब जो उनकी गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करना, उसको डायरेक्ट करना, ये सब काम भी किसका है, प्रधानमंत्री का है। और प्रधानमंत्री अपने पद से अगर त्यागपत्र दे देंगे तो उसके बाद मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकते हैं। सो ये सारे पावर्स हैं प्रधानमंत्री के पास में मंत्रिमंडल से रिलेटेड। आइए अब मूव करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका, अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनके बारे में, इनके पद के बारे में जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 76 में है, और ये देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। इसके बाद इनकी बात करें नियुक्ति और इनके कार्यकाल की, तो इनका जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति, और योग्यता इनकी मतलब क्वालिफिकेशन वो सेम होनी चाहिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। और मतलब बात करें अगर हम इनकी क्वालिफ़िकेशन की थोड़ा और डिस्क्राइब करें उसको, सो ये भारत के नागरिक होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में ये कम से कम 5 साल तक एज अ जज इनने काम करा हो, या फिर 10 साल तक ये वहाँ पर वकालत की हो इन्होंने, इतना इनके पास अनुभव होना चाहिए। और या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई एक सर्टेन पर्सन जो है जिसको वो बनाना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल, वो न्यायिक मामलों में योग्य है, इस काबिल है कि उसको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, तो उस केस में भी इनको मतलब उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। बाकी बात करें इनके कार्यकाल की, तो वो जो टेन्योर है, टेन्योर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और इनको हटाने को लेकर भी कोई ऐसी कोई व्यवस्था का उसमें संविधान में नहीं की हुई है। सो ये कुछ बातें थी अटॉर्नी जनरल के बारे में। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, संसद के दोनों सदनों में। सो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर करे और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी उसको भी कवर किया गया है। ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ हैं आपको कैसी लग रही हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और हिस्ट्री के अभी तक 7 वीडियोस आ चुके हैं, पॉलिटी का आज ये तीसरा वीडियो है, और साइंस का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, एनवायरनमेंट के भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं। सो प्लीज़ इनको देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए।
और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि ये चैनल आपके तैयारी में बेनिफिशियल हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस को, और बेल का आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं करा है तो बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, एग्ज़ाम की और अच्छी तैयारी हो पाए इससे आपकी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।